नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। कार्यपालिका 3 प्रकार के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। जैसे भारत में संसदीय कार्यपालिका है जिसमें प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली होता है। उसके बाद अध्याचात्मक, इसमें राष्ट्रपति को सबसे बड़ा पावर होता है। और उसके बाद हम लोगों ने अर्ध अध्याचात्मक पढ़ा था जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लगभग शक्तियाँ बराबर होती हैं। ये हम लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था। और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये हम लोगों ने देखा था। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के पद हेतु योग्यता, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए, ये हम लोग देखेंगे। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इसका एक आप नोट्स बनाते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आप देखेंगे बहुत अच्छा नोट्स आपके पास तैयार हो जाएगा और उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति के पद हेतु योग्यता, पहली योग्यता है वो भारत का नागरिक हो और वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, मतलब 35 साल का हो। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो, जो लोकसभा सदस्य का योग्यता है वो उसमें हो। चुनाव के समय किसी लाभ के पद पर ना हो, कोई सरकारी नौकरी वोकरी ना करता हो चुनाव के समय। और इसमें एक कंडीशन ये है कि वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या संघ या अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ का पद नहीं माना जाता है। और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल से, जो चुनाव में भाग लेंगे उस मंडल से 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसे 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करना पड़ेगा। यदि उम्मीदवार को कुल पड़े मतों का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जमानत, उसकी राशि जब्त हो जाएगी। उसी को जमानत जब्त कहते हैं। एक ही व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है भारत का। ऐसी व्यवस्था अमेरिका में नहीं लागू है। अमेरिका में सिर्फ 2 बार, एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान और विधि का संरक्षण करने हेतु शपथ लिया जाता है। राष्ट्रपति को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो नहीं है तो वही उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। अगर कोई व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कोई व्यक्ति अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब कार्य करते हैं तो वो इसी प्रकार से शपथ लेते हैं। वो भी राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, जब राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो उनको पद पर जाने के लिए क्या क्या शर्तें चाहिए ये हम लोग देखेंगे। वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, मतलब सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति का पद धारण करता है जो सांसद या विधायक हो तो उसे पद त्याग देना चाहिए, तुरंत त्याग करना पड़ेगा उसे। वह कोई अन्य लाभ के पद पर ना हो, कोई नौकरी वोकरी ना करता हो, कोई अन्य लाभ का पद पे ना हो। उसे बिना किराया चुकाए आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन आवंटित होगी। उसे संसद द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते तथा विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। वेतन और भत्ते, राष्ट्रपति रहते हुए वेतन और भत्ते में उसकी कमी नहीं की जाएगी। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है। जो व्यक्ति राष्ट्रपति है उसके कार्यकाल के दौरान उसके किसी भी आपराधिक कार्रवाई से छूट होगी
उसके व्यक्तिगत कृत्य से भी उसे छूट होगी, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, चाहे कुछ भी अपराध कर दे वो, उसे गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जा सकता है। इसमें एक कंडीशन ये है कि 2 महीने के नोटिस के बाद उसके कार्यकाल में ही उस पर उसके निजी कृत्यों के विरुद्ध अभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर अपना पद त्याग सकता है या कार्यकाल पूरे होने से पूर्व ही उस पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, वह अपने पद पर 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी बना रहेगा। जैसे कि अगर चुनाव में देरी हो जाती है तब भी वो पिछला राष्ट्रपति अपने पद पर ही वैसे ही बना रहेगा जब तक चुनाव ना हो जाए और अगला राष्ट्रपति चुनकर आ ना जाए। आइए हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान का उल्लंघन करने पर ही चलाया जा सकता है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा या लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। इस आरोप पर संसद के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। मतलब ये कार्रवाई जिस सदन में होगा, जैसे राज्यसभा या लोकसभा में होता है उसके द्वारा ये किया जाएगा। 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा उस पर और 14 दिन का नोटिस भेजा जाएगा राष्ट्रपति को। फिर उसके बाद उस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होकर दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन ये जो लगाया गया है आरोप उसकी जांच करवाता है। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का भी अधिकार है। यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाता है तो महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है और राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उस पद से हटना होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, जैसे जो मनोनीत सदस्य होते हैं, 2 आंग्ल होते हैं लोकसभा में और 12 कला, विज्ञान, साहित्य और अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं, राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। वो जो भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, वो इस महाभियोग में भाग लेते हैं। तथा जो चुनाव में भाग लेते हैं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पांडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो इस चुनाव में भाग लिए थे राष्ट्रपति के, वो महाभियोग में प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति में भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक महाभियोग की कार्रवाई नहीं हुई है। राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर, उसके त्यागपत्र देने पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे हटाए जाने पर, उसकी मृत्यु पर, यदि वह पद ग्रहण करने के लिए योग्यता न रखता हो या निर्वाचन अवैध हो जाए। 5 तरीके से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना चाहिए। यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण देरी हो रही है तो वर्तमान राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यवाहक के रूप में कार्य नहीं करेगा। कार्यवाहक रूप में उपराष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के गैर मौजूदगी में भारत के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के भीतर कराना अनिवार्य होता है और 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश भारत का उच्चतम न्यायालय का, वो कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे।
नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारणों से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचन होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका भी पद रिक्त हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां, वेतन और भत्ते, विशेषाधिकार जो भी संसद द्वारा निर्धारित है वो सब उसे प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम 7 भागों में बांटकर देख सकते हैं। 7 भागों में बांटकर देख सकते हैं इसे। पहला, कार्यकारी शक्तियाँ। दूसरा, विधायी शक्तियाँ, वो संसद में क्या कर सकता है। तीसरा, वित्तीय शक्तियाँ। चौथा, न्यायिक शक्तियाँ, उसका उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय पे कितनी शक्तियाँ हैं ये देखते हैं, न्यायिक शक्तियाँ। पाँचवा, कूटनीतिक शक्तियाँ। छठवां, सैन्य शक्तियाँ। और सातवां, आपातकालीन शक्तियाँ। ये 7 तरह की शक्तियाँ राष्ट्रपति को है। चलिए आइए देखते हैं कार्यकारी शक्तियाँ। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के ही नाम पर किए जाते हैं। वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य करे। वह मंत्रियों के कार्य का बंटवारा कर सकता है जिससे सभी मंत्री अपने कार्य को सहज रूप से कर सकें। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि निर्धारण करता है। वह भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त व संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति करता है। वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका में लंबित प्रस्ताव से संबंधित जानकारी मांग सकता है। केंद्र की प्रशासनिक कार्यों जैसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो मंत्री काम करते हैं उसके प्रशासनिक कार्यों की, और विधायिका में जैसे संसद में कोई भी लंबित मुद्दे अगर हों तो उसकी जानकारी वो मांग सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ऐसे किसी निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति करता है। वह केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए वह अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन अपने प्रशासकों के माध्यम से, जो वो प्रशासक नियुक्त करता है, अपने प्रशासकों के माध्यम से सीधे संभालता है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को जो उसे लगे वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। आइए देखते हैं विधायी शक्तियाँ। वह संसद की बैठक को बुला सकता है। राज्यसभा और लोकसभा की बैठक को एक साथ बुला सकता है। वो कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के प्रत्येक चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोनों का पद अगर
रिक्त हो, दोनों पद रिक्त हो, तो लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है वो। इसी प्रकार राज्यसभा में है, राज्यसभा में सभापति या उपसभापति दोनों नहीं हैं, तो दोनों का पद रिक्त है, तो राज्यसभा के किसी भी सदस्य को वो राज्यसभा की अध्यक्षता सौंप सकता है। राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत करता है। आंग्ल भारतीय समुदाय ज़्यादातर ईसाई होते हैं और इनकी संख्या लगभग कम है हमारे देश में। राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की योग्यता के प्रश्न का निर्णय करता है। योग्यता के प्रश्न पर निर्णय करता है वो। अगर भारत की संचित निधि से खर्च संबंधी विधेयक या राज्यों की सीमा परिवर्तन या राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तुत करना होता है तो पहले राष्ट्रपति की आज्ञा ली जाती है। जब विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है या विधेयक को अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद को लौटाता है, फिर उसके बाद कुछ संशोधन ना करने के बाद संसद राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए भेजती है, तो राष्ट्रपति को स्वीकृति देनी ही पड़ती है अपनी उस विधेयक के संबंध में। यदि राज्य विधायिका, जैसे राज्य की विधानसभा, जैसे उत्तर प्रदेश में उसकी विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है, तब राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है। विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है या राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि यदि विधेयक धन विधेयक नहीं है तो विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। यदि राज्य विधायिका, इसमें एक ये है कि राज्य विधायिका विधेयक को पुनः राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए इसमें बाध्य नहीं है राज्य विधायिका में। और ये संसद अगर स्वीकृति के लिए दोबारा भेजती है तो उसमें बाध्य है राष्ट्रपति। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। संसद की बैठक, जब संसद सत्र ना चल रहा हो तो संसद राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और संसद द्वारा जब संसद सत्र स्टार्ट होता है तो इसको 6 हफ्तों के भीतर इसे अनुमोदित करना पड़ता है संसद द्वारा। राष्ट्रपति महानियंत्रक व लेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष रखता है। राष्ट्रपति अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें शांति, विकास और सुशासन के लिए नियम बनाता है वो। पांडिचेरी में भी नियम बना सकता है, बल्कि वहाँ की विधानसभा निलंबित हो, विघटित हो, तब नियम बना सकता है पांडिचेरी में। आइए देखते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक जो होता है राष्ट्रपति के पहले अनुमति मिलने के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखवाता है। राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से अदृश्य कार्य हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। बिना बताए कि किस कार्य के लिए पैसे निकाल रहे हैं, आकस्मिक निधि से वो अग्रिम भुगतान कर सकता है। राज्य केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वह वित्त आयोग का गठन करता है। आइए देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। वह उच्च न्यायालय की किसी विधि से संबंधित सलाह मांग सकता है।
परंतु उच्चतम न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। ये वह राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषित व्यक्ति के दंड को निलंबित, माफ़ी या परिवर्तित कर सकता है, या दंड में क्षमा, प्राणदंड स्थगित और माफ़ी प्रदान कर सकता है। कूटनीतिक शक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति ही करता है। आइए देखते हैं उसकी राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। सर्वोच्च सेनापति होने के नाते थल सेना, जल सेना, वायु सेना के प्रमुखों की राष्ट्रपति ही नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, जो कि ये संसद की अनुमति से होता है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। इसमें 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां: राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। और राष्ट्रपति के बारे में अगले वीडियो में, जो बचा हुआ है अगले वीडियो में पूरा हम लोग कवर कर लेंगे। धन्यवाद।